Hello everyone, this is me, your friend from English. Today we are going to take a story that is A House is Not a Home, written by Zen Gaudioso. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. Zen Gaudioso is best known for her contribution to the best-selling series is Chicken Soup for the Teenage Soul. The story, A House is Not a Home, is an extract from the same book. It is the moving story of a teenager who realizes that her home is with her loved ones. सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात कर लेते हैं, दैट इज अ हाउस इज नॉट अ होम. जैसा कि ये दोनों वर्ड्स सिमिलर साउंड कर रहे होंगे, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम. द वर्ड हाउस रेफर टू द बिल्डिंग वेयर पीपल लिव or refer to some physical aspect of a building. But the word home generally talks about where you live or where someone lives. ज़ेन ने ये टाइटल क्यों लिया? क्योंकि जब एक बार वो छोटी थी तो उनके घर में आग लग जाती है और उनके आसपास के लोग, उनके फ्रेंड्स उनकी बहुत मदद करते हैं. ये देखकर राइटर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि उस आग ने उनके हाउस को तो जला दिया लेकिन होम को नहीं जला पाई. ज़ेन फर्स्ट ईयर में है, इसलिए वो अपने आप को फ्रेशमैन कहती हैं. हाई स्कूल में 11th और 12th स्टैंडर्ड होते हैं. ऑथर कहती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रही थी जब वो 11th क्लास में पहुंची थी, क्योंकि जब वो 10th क्लास में थी तो वो सीनियर स्टूडेंट थी. ऐसा इसलिए क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में 9th और 10th स्टैंडर्ड होते हैं एंड 11th इज अ जूनियर क्लास ऑफ हाई स्कूल. जब वो सीनियर थी तो उनको सीनियर होने के नाते बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलते थे. उनके अंदर सीनियरिटी की फीलिंग थी जो कि अब अवेलेबल नहीं थी. राइटर कहती हैं कि उनका जो न्यू स्कूल है वो पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा है. उनके जितने भी पुराने जूनियर हाई स्कूल के फ्रेंड्स थे वो अलग अलग हाई स्कूल में चले गए थे और यही उनकी सिचुएशन को और भी डिफिकल्ट बना रहा था, क्योंकि अब वो न्यू स्कूल में बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी. वो अपने पुराने टीचर्स और जूनियर हाई स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करती थी, इसलिए वो कभी कभी उनसे मिलने जाती थी. उनके टीचर उनको इंस्पायर करते थे कि वो न्यू स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें ताकि वो नए लोगों से मिले और नए फ्रेंड्स बनाएं. उनके पुराने टीचर्स उनको एडवाइस करते थे कि वो प्रॉमिस करें कि हाई स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाने के बाद भी वो अपने पुराने स्कूल को नहीं भूलेंगी और वहां आती रहेंगी बिना किसी फॉर्मेलिटी के. राइटर कहती है कि उनके कहने के पीछे की ये साइकोलॉजी वो समझ चुकी थी. उनके टीचर्स इनडायरेक्टली उनको समझाना चाहते थे, उनको मोटिवेट करना चाहते थे कि वो न्यू फ्रेंड्स बनाएं. ज़ेन को स्कूल शुरू करे हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था. वो संडे आफ्टरनून को डाइनिंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी और वहीं उनकी पेट कैट उनके पेपर पर बैठी उनके पेन के साथ खेल रही थी. ये उसके एंटरटेनमेंट करने का तरीका था. राइटर कहती हैं कि ठंड थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए फायरप्लेस पर कुछ आग जल रही थी ताकि उनका रूम वार्म हो सके. आगे राइटर हमें अपनी पेट कैट के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि वो कैट उनके पास तब से है जब वो कैट छोटी थी. राइटर ने उस कैट को किसी प्रॉब्लम से रेस्क्यू किया था और तब से वो कैट हमारी राइटर को अपना मानती थी और उन्हीं के साथ रहती थी. वही दूसरी ओर राइटर की मदर फायरप्लेस में लकड़ियों को ऊपर नीचे कर रही थी ताकि वो लकड़ियां प्रॉपर जलती रहें और रूम गर्म बना रहे. अचानक से राइटर को कुछ स्मेल आती है और उनकी नजर ऊपर सीलिंग में जाती है जहाँ पर धुआं भर रहा था. वो धुआं इतना तेज था कि धीरे धीरे पूरे रूम में भर जाता है और राइटर को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है. वो ब्लाइंडली ही रास्ता बनाते हुए दरवाजा खोलकर बरामदे में जाती हैं और जब वो पीछे मुड़कर अपने घर को देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनका पूरा घर आग से जल रहा था. राइटर भागकर पड़ोस के घर में जाती हैं ताकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकें. जब वो वहां जा रही थी तो वो देखती हैं कि उनकी मदर वापस से उस जलते हुए घर में जा रही हैं और थोड़ी देर बाद वो उस जलते हुए घर से वापस निकलती हैं और जब वो निकलती हैं तो उनके हाथ में एक मेटल का बॉक्स होता है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स होते हैं. उनकी मदर वो बॉक्स वहीं पर पटक कर वापस से उस जलते हुए घर में जाने लगती हैं.
राइटर यहाँ बताती हैं कि वो जानती थी कि उनकी मदर उस जलते हुए घर में क्यों जा रही हैं, क्योंकि राइटर के फादर को मरे बहुत साल हो गए थे और उनकी याद के तौर पर उनकी मदर के पास उनके लिखे हुए कुछ लेटर्स और पिक्चर्स ही थी, जो कि वो आग में ऐसे जलने नहीं दे सकती थी और शायद उन्हीं को लेने के लिए वो वापस से उस जलते हुए घर में जा रही थी। राइटर ये जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को उस घर में जाने नहीं देना चाहती थी और इसी वजह से वो उनको रोकने के लिए दौड़ती हैं। राइटर अपनी मदर को बचाने जा ही रही थी कि अचानक उनको ये फील होता है कि किसी मजबूत हाथ ने उनको पीछे से पकड़ लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि फायरमैन होता है। राइटर ने तो ये रियलाइज किया ही नहीं था कि फायरमैन के ट्रक उनके रोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब राइटर चीखने और चिल्लाने लगती हैं और अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ को बचाना है। फायरमैन जेन को समझाता है कि 2 फायरमैन ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं उनकी माँ को रेस्क्यू करने के लिए और इसलिए वो शांत रहें। जेन को फायरमैन की बात लॉजिकल लगती है और वो शांत हो जाती है। फिर फायरमैन उनको ब्लैंकेट में लपेटकर उनकी कार में बैठा देता है। थोड़ी देर बाद वो जो 2 फायरमैन घर के अंदर गए थे वो भी उनकी माँ को लेकर बाहर आ जाते हैं और उनको ट्रक में बैठा देते हैं और उनके ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, क्योंकि ज्यादा स्मोक इनहेल करने की वजह से उनकी माँ प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही थी। जेन भागकर अपनी मदर के पास जाती हैं और उनको गले से लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि पास्ट की जितनी भी कड़वाहट और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिल में उनकी मदर के लिए थी वो सब कुछ जा चुकी है। वो कहती हैं कि पल भर के लिए उन्हें ऐसा लगा था जैसे कि वो दोबारा अपनी मदर को देख ही नहीं पाएंगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होकर ट्रक में बैठ जाते हैं और अपने जलते हुए घर को देख रहे होते हैं। जेन कहती हैं कि इतना हेल्पलेस और इतना कमजोर उन्होंने आज तक कभी फील नहीं किया था जितना कि वो आज कर रही थी अपने जलते हुए घर को देखकर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी उसको बचाने के लिए। फाइनली 5 घंटे बाद जब आग बुझी तब राइटर रिलैक्स होती हैं। फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी पेट कैट कहाँ है। उन्होंने तो उसे बहुत देर से नहीं देखा, वो उसके बारे में तो भूल ही गई थी। राइटर को ऐसा फील हो रहा था जैसे उनकी लाइफ कितनी दुख वाली है। एक तो न्यू स्कूल जहाँ वो लोनली है, दूसरा उनका घर जो कि आग में जल चुका था और अब उनकी पेट कैट जो कि गुम हो गई थी। इन सब बातों की वजह से राइटर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। आग बुझ चुकी थी लेकिन फायरमैन ने उन्हें घर के अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग घर के अंदर जाना डेंजरस था, क्योंकि अभी भी अंदर कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस थी जो कि राइटर को नुकसान कर सकती थी। राइटर ने तो ये डिसाइड कर ही लिया था कि वो अपनी पेट कैट के बिना कहीं नहीं जाएंगे, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गई हो, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उन्हें वहां से वही पहने हुए कपड़े और कुछ ब्लैंकेट्स जो कि फायरमैन ने उन्हें दिए थे के साथ ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए जाना पड़ा। नेक्स्ट डे मंडे था और राइटर को स्कूल जाना था। वो कहती है कि जब उनके घर में आग लगी थी उसी टाइम वो चर्च से लौटी थी और उन्होंने वही ड्रेस पहनी हुई थी। शूज़ उन्होंने तब उतार दिए थे जब वो होमवर्क कर रही थी, जो कि अब आग में जल चुके थे। नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए उन्हें अपनी आंट से टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े। राइटर ने अपनी मदर से कहा था कि वो घर में रहेंगी, स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी मदर उनको अलाउड नहीं करती हैं। वो बहुत ज़्यादा शेमफुल फील कर रही थी और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी चीज़ें बोरो करने में दूसरों से। जेन को ऐसा लग रहा था कि वो कपड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ना तो उनके पास बुक्स थी, ना उनका होमवर्क कंप्लीट था, और तो और उनका बैग भी आग में जल चुका था जिसमें उनकी वो सारी चीज़ें थी जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। जेन कहते हैं कि वो जितना इस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही थी। जेन अपने स्कूल बिना किसी डिज़ायर और होप के जा रही थी। उनके चारों ओर की चीज़ें उनको अनरियल और स्ट्रेंज लग रही थी। वो सारा सेफ्टी और कंफर्ट उनको अब याद आ रहा था, जैसे कि उनका पुराना स्कूल, पुराने फ्रेंड्स, उनका घर और उनकी कैट, जो कि सब खो चुका था। स्कूल के बाद राइटर जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर लौटती थी तो बीच में उनका घर पड़ता था। वो अक्सर वहाँ रुक जाती थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी अपने घर के डैमेज को देखकर। वो कहती हैं कि सब कुछ जल चुका था और जो कुछ बचा था वो फायरमैन के केमिकल और पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था।
कुछ मटेरियल्स जैसे कि फोटो, एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर मटेरियल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, जो कि उनकी मदर ब्रेवली जलते हुए घर से बचा कर लाई थी। लेकिन राइटर ने अपनी पेट कैट को खो दिया था, जिसका दुख उन्हें आज भी है। राइटर के पास तो दुख मनाने का भी टाइम नहीं था। उनको जल्द ही उनकी मदर घर से बाहर ले गई ताकि वो नए घर की तलाश कर सके और राइटर के लिए कुछ कपड़े ले सकें। इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे बोरो करने पड़े, क्योंकि उनके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, जितना भी कैश था और जो भी आइडेंटिटी प्रूफ था जिससे कि वो बैंक से पैसे निकाल सकती थी, सब कुछ आग में जल चुका था। उस हफ्ते कुछ लोग उनके जले हुए घर के रिमेनिंग पार्ट्स को कलेक्ट कर कर फेंक रहे थे। इस काम को करने में काफ़ी समय लग गया और इसी बीच उनकी मदर ने पास ही में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। राइटर अधिकतर अपने पुराने घर आया करती थी, ये देखने के लिए कि उन डेब्रीज में शायद उनको उनकी पेट कैट देखने को मिल जाए। जैन को नहीं पता था कि उनकी पेट कैट कहीं चली गई है कि मर गई है। वो आज भी उसके बारे में सोचती हैं और जब वो उसको याद करती हैं तो वो वही छोटी हेल्पलेस कैट की तरह उसको याद करती हैं जब उन्होंने उसको रेस्क्यू किया था। एवरी मॉर्निंग राइटर कैट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी और वो अपने बेड से उठ जाती थी। उनकी कैट उनको फॉलो करते करते उनके गाउन में चढ़कर उनके पॉकेट में बैठ जाती थी और वहीं सो जाती थी। राइटर को आज वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है और राइटर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाई स्कूल के अब तक सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को राइटर की दुख भरी कहानी पता चल चुकी थी, इसलिए राइटर को बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था, ऐसा जैसे कि वो अपनी बैड लक की रिस्पॉन्सिबल खुद हो। अगले दिन स्कूल में लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। राइटर को जिम जाने के लिए रेडी होना था, इसलिए वो अपने लॉकर के पास खड़ी थी। कुछ लोग अननेसेसरी उनको जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे थे। राइटर कहती हैं ये बिहेवियर कुछ अजीब था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था, इसलिए उन्हें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो सभी लोग जानबूझ के उन्हें जिम में भेजना चाहते हैं। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो उन्हें इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया। जिम के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी थी जिसमें राइटर के यूज का सारा सामान था, जैसे कि उनकी नोटबुक्स, जीन्स, टी शर्ट्स एक्सेट्रा, और सब कुछ अलग अलग वैरायटी की। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो क्रिसमस गिफ्ट हो। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम अपना इंट्रोडक्शन उनको देने के लिए आते हैं और हमारी राइटर को अपने घर भी बुलाते हैं। वो अपना पूरा सपोर्ट जेन को दे रहे थे। जेन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। फिर से उन्हें पूरे हफ्ते के बाद आज रिलैक्स फील हो रहा था। उन्हें सिचुएशन कुछ इम्प्रूव होती नज़र आ रही थी। उस दिन उन्होंने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए। आज एक महीना बीत चुका है। जेन फिर से अपने बनते हुए घर के सामने खड़ी हैं, लेकिन आज वो अकेली नहीं बल्कि उनके स्कूल के 2 फ्रेंड्स उनके साथ थे। सड़क के किनारे बैठी राइटर अपने बेडरूम की प्लानिंग कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ कि तभी वो किसी के पैरों की आवाज़ सुनती है जो कि उनके पास आ रहे थे, और अचानक एक आवाज़ उनसे पूछती है, क्या ये तुम्हारी है? वो मुड़ती हैं ये देखने के लिए कि वो कौन है, और जो वो देखती हैं उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। एक औरत उनकी कैट हाथ में लिए खड़ी थी। वो उछलकर अपनी कैट को पकड़ लेती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके आंसू उस कैट के ऑरेंज हेयर में गिरने लगते हैं। उनके फ्रेंड्स राइटर को गले लगा लेते हैं और उसके बाद उनकी कैट को भी। दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। अब राइटर को ऐसा लग रहा था कि जब आग लगी थी तो उनकी किटन डर गई थी और कंफ्यूज होकर घर से 1 माइल दूर दौड़कर चली गई थी। उसके गले में जो नंबर था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि वो आग में जल चुका था। और तब से उस ग्रेट लेडी ने उस कैट को अपने घर अलाउड किया रुकने के लिए, और तब से वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो कैट के मालिक को ढूंढ सके। प्रॉबेबली वो जानती थी कि कोई इस कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको मिस कर रहा होगा। राइटर कहते हैं कि सिर्फ आज घर में आग लगने की वजह से वो समझ पाई हैं कि अपनी वीकनेस पे फोकस करना कितना गलत है। सब लोगों के साथ मिक्स होकर रहना ही समझदारी है। आज उनका घर फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनकी लाइफ में न्यू थॉट्स भी बिल्ड हो रहे थे। राइटर अभी भी उसी जगह बैठी थी अपनी कैट और फ्रेंड्स के साथ।
उनकी कैट उनकी गोदी में खेल रही थी। उनकी जितनी भी ग्रेट लॉस वाली फीलिंग्स थी वो अब कम हो गई थी। वो थैंक्स कहना चाहती थी अपनी लाइफ को, अपने फ्रेंड्स को, ऑफ कोर्स उस लेडी को भी जिन्होंने उनकी कैट को वापस किया था। अब वो अपनी कैट की आवाज़ सुन सुनकर बहुत खुश हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी पुरानी लाइफ वापस आ गई है। फाइनली वी केम टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। जो घर है वो हमारे लव्ड वन से मिलकर बनता है, जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। सो लाइक दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।